So hello everyone, my name is Nursimi And I'm Neeraj Inamdar. and I secured All India Rank 2 in C Intermediate. I did my articleship from KPMG Gurgaon Statutory Audit Domain. मैंने अपनी आर्टिकलशिप रूबी वर्क से की है, विच इज़ अ बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक. वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस था M&A, वैल्यूएशंस एंड एवरीथिंग विच इन्वेस्टमेंट बैंकर डज. So yes, this was my personal introduction. Yes, so hello. Firstly, I'll introduce you to this video. ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे IBS के बारे में. IBS अपना 6th सब्जेक्ट है, बट बहुत ही अंडररेटेड है, या फिर बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि उसको कैसे करना है, उसको टाइम देना है, नहीं देना है, कब से टाइम देना चालू करना है. मतलब 5 सब्जेक्ट के लिए तो आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आपने जिस फैकल्टी से लिया रहेगा उनसे मिल जाएगा. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब पे भी इतना खजाना अवेलेबल है उसके लिए. बट IBS के लिए ऐसा कुछ है नहीं. तो आज के वीडियो में वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट कि IBS प्रिपरेशन स्टार्ट कब से करना है, IBS प्रिपरेशन में माइंडसेट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 5 सब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, लॉग कॉस्ट की क्या होनी चाहिए, एंड एग्जाम में वो 4 आवर्स में पेपर कैसे टैकल करना है. So this is all about today's video. I'll ask Noor to share a basic strategy for IBS. या सो फॉर आईबीएस देखो, आईबीएस सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है हम स्टार्ट कहाँ से करें. टू स्टार्ट दी आईबीएस आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझो. आईसीएस क्या चाहता है हमसे कि भाई क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सब्जेक्ट्स की. तो जैसे आपको सबको पता है आईबीएस एक ओपन बुक सब्जेक्ट है और उसमें से क्या होता है कि 5 केस स्टडीज आती है 25 मार्क्स ईच की और एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव सब मिक्स होता है उसमें. और जो हमारे 7 सब्जेक्ट्स हैं 5+2 उसमें से हर एक स्टडी में हमें मिनिमम एटलीस्ट 3 और 4 सब्जेक्ट तो मिलते ही हैं देखने को. तो सबसे पहले हमें केस स्टडी सॉल्व करनी आनी चाहिए कि भाई हम केस स्टडी सॉल्व कैसे करते हैं. तो हमने क्या किया था, मैंने और नीरज ने, कि हमने जैसे हमारा एग्जाम मई 26 में था तो हमने जनवरी या फिर फरवरी 26 में हमने केस डेली 1 और 2 केस स्टडी सॉल्व करनी स्टार्ट की थी. तो डेडिकेटली हमने 1 और 2 आवर्स डेली के हमने उसको डेडिकेट किए थे कि भाई एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए भाई हम केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करनी है, एग्जाम में कैसा एग्जाम का इन्वायरमेंट होगा. हम टाइमर लगा के उसको सॉल्व करते थे. तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता था, एक बार आपको नीरज बताएगा कि हमने कैसे कौन से स्ट्रक्चर में उसको सॉल्व किया था, सो दैट अगर आप उसको भी, जैसे भी नवंबर एग्जाम्स होने वाले हैं तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो. तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो नीरज आप एक बार इनको. Yes. So basically आपका टारगेट होना चाहिए कि डेली 1-2 आवर्स आप IBS को दे रहे हो और उसमें 1 से 2 केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो. नाउ व्हेन यू आर सॉल्विंग केस स्टडी, तो वो 1 घंटे में आपको टाइम यूटिलाइजेशन कैसे करना है. ऐसे कोई क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको पता रहेगा कि हाँ इसका आंसर तो यही है, एकदम मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछे रहेंगे और 40% क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, बिकॉज अभी आपके 5 सब्जेक्ट का रिवीजन हो चुका है वो टाइम में, एक बार तो रिवीजन हो चुका है. तो वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व ही नहीं करना है, ना स्क्रिबल करना है, ना कुछ करना है, बट एक बार ICAI सजेस्टेड देख लेना है और जो आप उसका आंसर सोच रहे हो वही आंसर है क्या, एक बार जस्ट क्रॉस वेरीफाई करना है टू बी श्योर. 90% तो वही आंसर रहेगा. उन क्वेश्चन को वापस से नहीं देखना है, उनको छोड़ देना है. अभी आता है कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ ट्रिकी पॉइंट्स. अभी आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या ये सच में ट्रिकी पॉइंट्स है, तो कभी ये गलती नहीं करना है कि वो ट्रिकी पॉइंट डायरेक्ट आपने सजेस्टेड में देख लिया. ये आपको एक गंदी आदत लगा देगा. आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन पूरा एटलीस्ट एक बार स्क्रिबल करके देखना है और आपका एंड आंसर ICAI का एंड आंसर, थियरी हो तो थियरी के पॉइंट्स और ICAI के पॉइंट्स एक बार मैच करके देखना है. वो मैच हो रहे हैं बेस्ट, नहीं हो रहे तो आपको एग्जैक्ट गलती पता चल जाएगी कि कहाँ पे नहीं हो रहे. नॉट जस्ट दैट ट्रिकी पॉइंट्स, वो ट्रिकी पॉइंट छोड़ के भी अगर कहीं पे आप कुछ मिस आउट कर रहे हो तो वो आपको वैसे ही पता चलेगा. तो 1 घंटे में आपको ऐसा ही यूटिलाइज करना है. 1 घंटा आपको पूरा रिटर्न में वेस्ट नहीं करना है, बस स्क्रिबलिंग और कहाँ पे गलती हो रही है कहाँ पे नहीं हो रही. तो ये 1 घंटे में आपका एक केस स्टडी सॉल्व भी हो जाएगा, एनालाइज भी हो जाएगा, एंड दिस विल बी बेस्ट. ऐसा नहीं सोचना है कि यार एग्जाम में तो 1 घंटे में लिखना पड़ेगा, फिर मैं ये 45 मिनट्स में करता हूँ. नहीं, इनिशियली एक एक घंटा दो, हलू हलू इसका टाइम भी कम होते जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होते जाएगा. सो दिस वाज ओवरऑल IBS का प्रिपरेशन वाइज स्ट्रेटेजी. अभी हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं. सो नूर विल स्टार्ट विद FR. या नूर गो अहेड. जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, हमसे सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर हम आईबीएस के सेपरेटली एफर्ट डाल रहे हैं तो उसमें एक तो हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होगा और उसमें से इतने एफर्ट्स नहीं निकल पाएंगे अगर हम लोअर कॉस्ट पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे. तो हमने क्या सोचा था, हमने जैसे पास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह हैं वो सारे देखे और जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे डिस्कस किया. तो हमें ये कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि भाई अगर हम 5 सब्जेक्ट्स पे ज्यादा और ग्रिप बना लेंगे, उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हमें आईबीएस में भी एक एज मिल जाएगा. और अगर लोअर कॉस्ट अगर पेपर ज्यादा आ भी रहा है, अगर हम 5 स्टैंड लिए तो उसमें से ऑलमोस्ट 35 to 40 मार्क्स का आ रहा है. तो अगर हम 5 सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे लेंगे तो हम जो लोअर कॉस्ट 35 to 40 मार्क्स का आ रहा है तो उसके हम 10 to 15 मार्क्स का हम खेल सकते हैं उसमें भी.
तो हमारा क्या स्ट्रेटजी था, तो एफआर के लिए हमने क्या सोचा था कि भाई जो हम एफआर के पेपर के लिए पढ़ते हैं वो हम कैसे पढ़ते हैं, जो हमारे मेन इंडियस है वो तो हम अच्छे से करके जाते हैं, बट जो इंडिया छोटे छोटे इंडियस है वो हम ध्यान से नहीं पढ़ते, बिकॉज उसमें से आईसीआई ज्यादा पूछता भी नहीं है और वो इतनी स्कोरिंग भी नहीं है। बट जो आईसीआई का फोकस है मेन एग्जाम के लिए, जो आईबीएस में वो आईसीआई क्या चाहता है हमसे, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल Jan 26 में इंडेक्स वन का क्वेश्चन आया था, डिस्क्लोजर के ऊपर था कि भाई कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज मटेरियल है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर हम नॉर्मल एफआर के लिए पढ़ रहे हैं तो हम इस पे ध्यान ध्यान नहीं देते, बिकॉज थ्योरी का क्वेश्चन है, वैसे भी वो अगर वो इंडिया से आएगा तो मैक्सिमम 5-6 नंबर का आएगा, और उसमें से वो मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, ये ऐसा थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता। तो हम वो एफआर के पेपर के लिए नहीं पढ़ते। बट जब हम आईबीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हमारी फैकल्टी के नोट्स है वो 100% कवर नहीं करते, क्योंकि सिर्फ एफआर के पेपर के लिए बिल्कुल सही है, बट आईपीएस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आईसीआई डिस्क्लोजर्स पे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि भाई ये इंडेक्स लग भी रहा है नहीं लग पा रहा, तो वो हमारे एनालिटिकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम एफआर को आईपीएस के पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर कर पाए। तो हमने क्या किया था कि जब हम एफआर का कोई भी इंडेक्स रिवाइज कर रहे हैं ना, तो हमने आईसीआई को भी साथ साथ एक बारी गो थ्रू कर लिया था कि भाई आईसीआई में भी कैसे दिया हुआ है। अगर आप आईसीआई मैट का इंडेक्स चेक करोगे तो वो भी पूरा डिटेल्ड है, उन्होंने पूरा बताया है कैसे रिकॉग्निशन होगा, कैसे मेजरमेंट होगा, कैसे उसको डिस्क्लोज करेंगे, कैसा वो उसका प्रेजेंटेशन होगा, वो सारा पूरा अच्छे से डिटेल उन्होंने बताया हुआ है। तो हमने क्या किया था कि जो हमारे 5 मॉड्यूल्स हैं आईसीआई मैट के, हमने उसको एक पेज पे लेके आ गए थे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं शीट दिखाता हूँ, हमने क्या किया था। यस, विजिबल है। तो जो हमारी ये शीट है, जैसे अभी एफआर में हमने क्या किया, हमारे जो सारे इंडियस के नेम्स हैं हमने वो लिखे, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो लिखे, बिकॉज हमें नहीं पता आईबीएस में मे बी कोई डिवीजन टू से कोई क्वेश्चन पूछ ले, मे बी वो कोई एनालिसिस और एफएस से कोई क्वेश्चन पूछ ले, हमें कुछ नहीं पता। तो हमने क्या किया, सारे इंडियस के नाम वगैरह लिखे, उसका मॉड्यूल लिखा और पेज नंबर लिखा, इंडेक्स में कौन सा पेज नंबर है आईसीआई मॉड्यूल का। ये सारा जो भी ये पेज है ये आईसीआई मॉड्यूल से मैप्ड है। तो हमने क्या किया, इसको एक पेज पे निकाला और इसको देखा कि भाई अगर हम इसको वो बेसिस रख के आईबीएस में प्रिपेयर कर रहे हैं साथ साथ, तो हमें एक आइडिया भी लग रहा है कि भाई आईसीआई मॉड्यूल में कैसे दिया हुआ है और हमें वो आईबीएस में कैसे हेल्प करेगा। तो अगर आपको चाहिए, हम जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आपको आपको भी पता हो, आप उसमें से जाओ, आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको रेफर करके अपना बनाना चाहते हो आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि भाई किसी को प्रिंट मार लो आप वो भी मार सकते हो। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एफआर के लिए हमारा ये स्ट्रेटेजी था कि भाई 100% पढ़ो, कि हमें आईबीएस में भी हेल्प करेगा। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो एफआर का सब्जेक्ट 115 मार्क्स का आता है, ठीक है, अगर हम उसको आईबीएस में भी उसका ऐड करते हैं तो वही वो 140 मार्क का पेपर हो जाता है। उसको भाई उतनी इज्जत देनी पड़ेगी तभी वो हमें मार्क्स मिलेंगे। तो एफआर का हमारा ये स्ट्रेटजी था, 100% कवर करो। तो नेक्स्ट एएफएम का आपको नीरज बताएगा। यस। सो जैसे एफआर का भी हो गया, जस्ट टू ऐड ऑन कि एफआर में अगर ये आपको फोटो वगैरह जो चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, तो ये और प्लस डिटेल्ड वॉइस नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। अभी इफ यू टॉक अबाउट एएफएम ना, तो एएफएम में दो चीजें हैं, आइदर प्रैक्टिकल पूछेंगे या थियोरी पूछेंगे, बट ये आईसीएआई है। ये अगर थियोरी पूछेगा तो ये थियोरी चैप्टर से नहीं पूछेगा आईबीएस में। आईबीएस में ये थियोरी पूछेगा प्रैक्टिकल चैप्टर से, क्योंकि वो ही हम लोग छोड़ के जाते हैं। हम लोग एएफएम में कैसे करते हैं थोड़ा कि प्रैक्टिकल चैप्टर से प्रैक्टिकल निपटा दिया, थियोरी एक ओवरव्यू कर लिया, जैसे डेरिवेटिव्स का सब लोग थियोरी थोड़ा कर लेंगे, या फिर और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का थोड़ा सा थियरी देख लेंगे, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन बाकी थियरी में फोकस रहता है हमारा बस थियरी चैप्टर्स पे, जो एक्सक्लूसिव थियरी जैसे फाइनेंशियल पॉलिसी हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, एक्स वाई जेड। बट रिसेंट अटेम्प्ट में एक डिस्ट्रेस कंपनी पे क्वेश्चन पूछा था, जो कि बिजनेस वैल्यूएशन का थियरी है। अगर आपने बिजनेस वैल्यूएशन एक बार भी एटलीस्ट रिव्यू नहीं किया तो आपको समझेगा ही नहीं कि ये कहाँ से थियरी पूछा है। एंड आईबीएस में आप वो कितना भी ढूंढ लो, आपका बस टाइम वेस्ट होने वाला है। तो एक बस थियरी रिलेटेड ही एएफएम पढ़ना है, प्रैक्टिकल आ जाएगा तो वो टैकल हो जाता है आराम से। प्रैक्टिकल इज नॉट अ बिग डील फॉर एएफएम एंड आईबीएस वाला। सो एक शीट मेंटेन करो, वो शीट में लिखो कि कौन से प्रैक्टिकल चैप्टर में, या फिर इवन थियरी के लिए आप मेंशन कर सकते हो, कौन से थियरी चैप्टर में, कौन से प्रैक्टिकल चैप्टर में क्या क्या थियरी कवर्ड है। जो जो थियरी टॉपिक्स है वो अगर आपने लिख लिए और वो शीट एग्जाम में कैरी किया, आपको लगा कि हाँ ये डिस्ट्रेस कंपनी पे कोई क्वेश्चन आया है, आपने वो अपना शीट निकाला, अच्छा डिस्ट्रेस कंपनी बिजनेस वैल्यूएशन में, तो आपका ये फिल्टर आउट हो गया एक चैप्टर पे। वो एक चैप्टर में डिस्ट्रेस वाला ढूंढना 2 मिनट का काम है, बट वो कौन से चैप्टर में है ये आपका ऑलरेडी फिल्टर आउट हो गया है घर से ही। सो ये एएफएम का एक स्ट्रेटेजी है, ये ऐसा एक शीट मेंटेन करो। अगर आपको ये शीट बनाने में भी कोई हेल्प चाहिए
तो हमें बताओ, नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग उस पे लेके आएंगे। सो यू कैन कमेंट ऑलवेज कि आपको कुछ इसमें और डिटेल जानकारी चाहिए, तो कमेंट में डाल दो, हम लोग वैसा कुछ वीडियो विल ट्राई टू ब्रिंग इन। सो दिस वाज ओवरऑल एएफएम स्ट्रेटेजी। नाउ नूर विल टॉक अबाउट ऑडिट। हाँ, सो ऑडिट का देखो कैसे है। अगर अब हम ऑडिट के सब्जेक्ट को ऐसे देखें तो अभी क्या है, हम समरी नोट्स पे रिलाई करते हैं और ऑडिट के पेपर में हम जाके उसको लिख के आते हैं। तो बट आईबीएस में कैसा है कि अगर हम पास्ट ट्रेंड देखें तो आईसीआई कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस कर रहा है। आईसीआई और जैसे अगर देखें डिजिटल ऑडिट है, वो हम ऑडिट के पेपर के लिए पढ़ के नहीं जाते। बट वो आईबीएस में उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट पहले पूछा था कि डिजिटल ऑडिट का आप ऐसे ऐसे कैसे क्या कैसे आप उसको टैकल करोगे प्रॉब्लम को। वो उन्होंने रियल लाइफ सिचुएशन दी और आपसे पूछा कि आप इसको टैकल कैसे करोगे। तो अगर हम नॉर्मली देखें ऑडिट को, तो हम डिजिटल ऑडिट में भी ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 5 to 10% बच्चे हैं जो कि उसको पढ़ के जाते हैं। बट मुझे जो लगता है करेक्ट। कि पर्सनली मैंने भी उसको ज्यादा अच्छे से याद नहीं किया था, बिकॉज वो है भी डिफिकल्ट। बट हमने उसको बिल्कुल छोड़ा भी नहीं, हमने क्या किया कि उसका चार्ट बना लिया कि भाई चैप्टर में एटलीस्ट हमें पता होगा भाई है क्या। अगर आईबीएस में क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट हम कुछ लिख पाए, इंस्टेड कि हम एग्जाम में 4 घंटे में, हमारे पास टाइम पहले ही 4 घंटे कम पड़ जाते हैं, वहां पे हम उसको ढूंढ रहे हैं कि भाई ये टॉपिक है और चैप्टर में कहाँ पर है, वो सिर्फ बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो उसको हम पहले प्रिपेयर करेंगे कि सो दैट आईबीएस में अगर हम क्वेश्चन आ रहा है तो हमें पता होगा ही कि कहाँ पर है वो। तो और ऑडिट के लिए यही स्ट्रेटेजी रहेगा कि हमको 100% कवर करना है। मे बी हम 80 to 90% याद कर रहे हैं, बट जो 10 to 20% हम छोड़ रहे हैं उसको बिल्कुल बैक डाउन मत करो। एटलीस्ट उसका कोई चार्ट वगैरह बना लो या समरी बना लो कि चैप्टर में क्या क्या था, नॉट फॉर ऑडिट परस्पेक्टिव बट आईबीएस परस्पेक्टिव। बिकॉज अगर वो कहीं ना कहीं आपको ऑडिट में भी हेल्प कर सकता है, अगर आपको बाई चांस क्लिक करेगा कि हाँ भाई मैंने ऐसा पढ़ा हुआ था और उससे मे भी एमसीक्यू आ जाए, तो वहां पे भी हेल्प कर जाएगा। अभी आपको वो सिर्फ 1 या 2 घंटे लगेगा मैक्सिमम, बट आपको वो उसके बाद जो उसका बेनिफिट है वो आपको बाद में मिलेगा। सो फॉर ऑडिट डू 100% प्रिपरेशन सो दैट you can score good marks. And for next GT, I guess Neeraj, you should carry on. यस। सो डीटी के लिए बेसिकली एक मतलब बेस्ट थिंग जो रहेगी वो डीटी, अगर आईबीएस में ले रहे हो तो ऑलवेज कैरी आईसीआई मॉड्यूल विथ यू। आप डीटी में कोई भी फैकल्टी ले लो, 100% कवरेज किसी फैकल्टी ने नहीं किया, बिकॉज 1.5 डेज के हिसाब से जो फैकल्टी का सोचने का तरीका है वो बेस्ट है एज अ डीटी एज अ सब्जेक्ट के लिए। बट आईबीएस के लिए क्या होता है, आप अगर MTP 2 ले लो, May 26 हमारे अटेम्प्ट की ना, तो उस पे एक स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आया था। अगर वो आप डायरेक्ट फैकल्टी नोट से सॉल्व करने जाओगे तो 99% चांसेस है आप गलत करके लोगे, कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेटिव है नहीं है, इस पे वो क्वेश्चन था। और उसका एक ही ट्रिकी पॉइंट था जो आईसीआई मैट में कवर्ड था। ये डीटी में पूछने के चांसेस नेग्लिजिबल है, डीटी में इस पे नहीं खेलेगा, आईसीआई खेल भी नहीं सकता। बट आईबीएस में ऐसे किसी पे भी खेल सकता है। तो अगर आपको पता है कि हाँ स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे पूछा है, ये पीजीबीपी का टॉपिक है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग फैकल्टी का डिटेल्ड इंडेक्स, गो विथ आईसीआई का डिटेल्ड इंडेक्स, और आईसीआई के पीजीबीपी चैप्टर में वो पॉइंट ढूंढो। इससे क्या होगा, मे बी आपके 1-2 मिनट्स एक्स्ट्रा जाएंगे, लेकिन आपका जो आंसर है वो 100% एक्यूरेट होगा। इसका आपको भी एक मतलब खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने जो लिखा है आईसीआई मैथ से लिखा है, एंड जब मार्क्स आएंगे तो भी वो फुल आएंगे। अगर अभी आपके पास टाइम है तो मैं तो बोलूंगा एक बार आईसीआई का मैट डीटी का गो थ्रू तो भी करना चाहिए। जैसे जैसे अगर आपने अभी जस्ट कोई क्लास एनरोल किया है, तो जैसे जैसे सर कंप्लीट करेंगे या मैम जो भी जिनसे भी आपने क्लास लिया है, तो उसके साथ साथ एक बार डीटी का मॉड्यूल भी पन्ने पलटाओ। अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये एडिशनल मुझे फैकल्टी नोट में डालना चाहिए, स्टिकी नोट में, कि इसमें अगर डिटेल में आईबीएस पर्सपेक्टिव कुछ चाहिए, तो XYZ पेज नंबर पे डीटी का बुक खोल के देख लो। तो ये ओवरऑल डीटी स्ट्रेटेजी है। इसका कोर प्रिंसिपल इज कैरी आईसीएम मॉड्यूल, और डोंट इग्नोर आईसीएम मॉड्यूल फॉर डीटी एट ऑल फॉर आईबीएस पर्सपेक्टिव। सो या फॉर आईडीटी नूर यू कैरी ऑन। या सो फॉर आईआईटी, अगर हम आईआईटी एज अ पेपर देखें तो उसमें क्या है, अब आई से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछने लग गया है। अगर हम Jan 26 का पेपर देखें तो उन्होंने बिल्कुल घुस घुस के जो पॉइंट्स नॉर्मली स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, बिकॉज जो टीचर्स है वो चार्ट बुक बनाते हैं और उसमें से वो मेन पॉइंट्स जो भी मेन मेन है, जो पास्ट पास्ट टेंस में क्वेश्चन आते हैं वो कवर करते हैं। बट जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है वो कवर नहीं करते हैं। और आईसीआई ने Jan 26 में उसी पे खेल लिया। और May 26 का अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो वो इतना लेंदी था, वो क्वेश्चन पहले 5-6 पेजेस का था और उसका इतना लेंदी था। तो आईडीटी का तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना पड़ेगा। बट अगर हम आईबीएस के लिए देखें तो जब हम आईडीटी को पढ़ रहे हैं तो हम उसको कैसे प्रिपेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि आईसीआई आईडीटी पे कहाँ फोकस कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो आईसीआई जो थ्योरी टॉपिक्स हैं वो ज्यादा उठा रहा है फॉर आईपीएस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एफटीपी का
क्वेश्चंस आईसीआई थोड़ा पूछ रहा है, अगर हम पिछले 3-4 एग्जाम्स का जो भी क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करें और चेक करें भाई आईटी में क्या पूछा जा रहा है, तो वो एफटीपी एक पूछा जा रहा है, और थ्योरी टॉपिक्स जैसे कस्टम की थ्योरी टॉपिक या जीएसटी की थ्योरी टॉपिक्स, जो कि नॉर्मली टीचर अच्छे से कवर नहीं करते हैं। टीचर्स मोस्टली सप्लाई पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई पे, जो कि सही है फॉर एज आईटी सब्जेक्ट, बट फॉर आईबीएस वहाँ पे जो आईसीए का फोकस है वो है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स भी बच्चे को पता होना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकली हमें ऐसा तो है नहीं, किसी प्रैक्टिकल जो चैप्टर है उसमें से हमें कोई भी केस स्टडी वगैरह आती है, हमें जो भी प्रैक्टिकल काम करते हैं वो सारे चैप्टर्स का मिक्स होता है। तो हमें क्या करना चाहिए फॉर एफटीपी स्पेसिफिकली, अगर हम देखेंगे 26 में भी नॉर्मली वो 4-5 सब्जेक्ट्स का आता था पहले, तो स्टूडेंट्स ऐसे होते थे भाई 4-5 मार्क्स तो मैं खेल सकता हूँ तो छोड़ देता हूँ, रहने देता हूँ। बट अगर मे 26 देखें तो भाई वो 8 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया 2 क्वेश्चन, जो कि मैं एक्सपेक्टेड था भी नहीं, आपको नहीं था, मेरे को भी नहीं था। बट अब उसको क्या कर सकते हैं, आईसीआई चाहता है कि भाई हम एफटीपी भी अच्छे से पढ़ के जाएं, जो कि हम नहीं पढ़ रहे थे। तो हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत हमें एफटीपी को ध्यान से पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट हमें पता हो कि एफटीपी में कौन से टॉपिक्स हैं, जो कि हमें एक आईडीटी के लिए तो हेल्प करेगा ही, बट वो आईबीएस के लिए भी हमें हेल्प कर जाएगा, बिकॉज आईबीएस में भी क्वेश्चन उसका आ जाता है कभी कभी। तो आईटी के लिए ये है कि कॉम्प्रिहेंसिवली आप स्टडी करो, जो कि आपका आईटी में भी हेल्प करेगा, आईबीएस में भी हेल्प करेगा। और जो थ्योरी टॉपिक्स है वो भी ध्यान से पढ़ो, उसको पूरा इज्जत देना पड़ेगा, तभी आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा 5 जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं 5, उसका स्ट्रेटेजी था। अगर आप 5 सब्जेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका वो कहीं ना कहीं आईबीएस में भी हेल्प करेगा। तो हमारा मेन जो मोटिव था कि भाई आईपीएस को कैसे प्रिपेयर करें, वो ये था कि 5 सब्जेक्ट को ध्यान से तो करना ही करना है, बट लोअर कॉस्ट को भी थोड़ा पढ़ते जाना पड़ेगा, बिकॉज उसका वेटेज बढ़ रहा है। पहले देखोगे तो 15-15 मार्क का आता था, फिर 20 का हुआ, रिसेंट अटेम्प्ट से देखोगे तो भाई वो 35 मार्क्स को टच कर रहा है। तो हमें उसको भी थोड़ा स्ट्रेटेजिक देखना पड़ेगा कि भाई इसको लोअर कॉस्ट को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं कि भाई ये तो हमने पढ़ा नहीं है, मतलब एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढ सकते हम देखना पड़ेगा अभी हम क्या करें। तो लोअर कॉस्ट का करेक्ट। आपको पहले नीरज कॉस्ट करता है। यस। सो कॉस्टिंग में एक जो बेस्ट थिंग आप कर सकते हो वो है कि कॉस्टिंग में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है ना, तो अभी तक तो मैं ट्रेंड बता रहा हूँ कि आईसीआई ज्यादा खेलता नहीं है प्रैक्टिकल पे। वो आइदर एज इट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर इतना माइनर एडजस्टमेंट दे देगा जो टैकल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तुरंत हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि अगर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, तो ये कहाँ से पूछा है, कौन से चैप्टर से पूछा है। ये आप अगर एग्जाम में एनालाइज करने जाओगे तो आपका 15 मिनट उधर ही गया। इसके लिए बेस्ट आप थिंक कर सकते हो कि एक बार कॉस्टिंग का मॉड्यूल उठाओ, एक शीट ऑफ पेपर लो, एक पेपर के शीट पे आप एक्स वाई जेड समझो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या क्या है, ये जैसे कॉस्ट एनालिसिस हो गया या एक्स वाई जेड जो भी चीजें है, वो चीजें लिख दो। ये एग्जाम में कैसे हेल्प करेगा, एग्जाम में अगर कॉस्ट एनालिसिस पे या एक्स वाई जेड चीजों पे क्वेश्चन आया, तो आपके पास वो शीट है, वो शीट से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चैप्टर का कंसेप्ट है। तो आप डायरेक्ट वो चैप्टर अगेन, जैसे एएफएम में मैंने थियरी का बताया था, यहाँ पे आपका चैप्टर फिल्टर आउट हो गया। ये बहुत टाइम सेविंग चीज है। एक बार आपका चैप्टर फिल्टर आउट हो गया तो चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 100 पेजेस का रहता है। 100 पेजेस भी अगर आपने पलटा है ना, तो भी 5 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा वो ढूंढने के लिए। मैं तो बोलूंगा 1-1.5 मिनट में आपको समझ जाएगा कि हाँ ये इस चैप्टर में यहाँ से प्रैक्टिकल इन्होंने उठाया है। उसके बाद में जो टाइम लगेगा वो बस सॉल्विंग में या फिर एनालिसिस में लगेगा, जो एकदम बेस्ट है, वैसा ही लगना चाहिए। तो ये गलती मत करो कि कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल डायरेक्ट एग्जाम में जाके उठाओ। एक दिन दो, एक दिन में आपका ये समरी रेडी हो जाएगा, एंड दिस इज इनफ फॉर कॉस्टिंग। और अगर कॉस्टिंग का थियरी आप बात करोगे, तो थियरी के लिए यूट्यूब पे डजन ऑफ वीडियो अवेलेबल है, कोई भी वीडियो आप रेफर कर लो। थियरी से एक बार आप गो थ्रू कर लोगे तो थियरी टैकल हो जाएगा, थियरी जल्दी मिल जाता है डिटेल्ड इंडेक्स से। सो दिस वाज माय ओवरऑल कॉस्टिंग का स्ट्रेटेजी। कॉस्टिंग में मैंने तो मेजर प्रैक्टिकल सम्स पे फोकस किया था, थियरी पे भी किया था, बट मोर एफर्ट्स वर ऑन प्रैक्टिकल साइड। सो नूर, यू कैन गो अहेड विथ लॉ। लॉ का क्या सिस्टम है, जैसे अब आपको पता है कि 5 to 6 एक्ट्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में आते हैं लॉ के। तो होता क्या है, अगर हम आईपीएस के लिए देखें तो जो डिटेल्ड इंडेक्स अवेलेबल है मार्केट में, वो पहले ही 25 से 30 पेजेस के हैं। अगर हमें एक्ट भी आइडेंटिफाई हो रहा है कि भाई कौन से एक्ट से है, बट हमें ये नहीं पता लग रहा भाई कौन से पेज पे जाऊँ मैं, जो कि एक आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा एग्जाम में। उससे बेहतर है हम पहले उसको प्रिपेयर करें, पहले अंडरस्टैंड करें हमें कहाँ इशू आ रहा है और उसको हम कैसे टैकल करें। तो हमने क्या किया था, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाता हूँ। स्क्रीन आ रहा है ना नीरज? यस यस, हाँ आ रहा है। हाँ, तो हमने क्या किया था, जो हमारे सारे एक्ट्स हैं, हमने सबसे पहले ऐसे एक नॉर्मल समरी बनाई जो कि सिर्फ 10 to 15 पेजेस की है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर चैप्टर है,
हमने क्या लिखा, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, और सारे लिख दिए, वुमेन, रेजिडेंट, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। हमने ऐसे सारे चैप्टर्स का समरी बनाया और उसको 10 to 15 पेजेस में समराइज कर दिया कि भाई अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, हमें पता लग जाएगा भाई वुमेन डायरेक्टर क्वेश्चन आया तो उसका पेज नंबर 1.4 है। तो हमने ऐसे इसको समराइज किया कि 25 to 30 पेजेस में टीचर समराइज कर रहे हैं, उसको हम और कैसे शॉर्ट बना के एग्जाम में लिख पाए। तो हमने ऐसे सारे एक्ट्स को समराइज करके समरी बनाई, और हमें ये एग्जाम में हेल्प भी किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम May 26 में देखो, जो क्वेश्चंस आए थे वो डायरेक्टर्स में से ज्यादा फोकस थे। तो हमने क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई अपॉइंटमेंट का कैसे रहेगा, तो हम फटाफट भाई 1.6 पेज नंबर पे गए, वहां पे हमें उसका आंसर मिल गया। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आपको चाहिए हम ये आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको ऐसे बहुत कंटेंट मिलेगा। जैसे अगर हमने May 26 एग्जाम भी है, तो वो लेटेस्ट कंटेंट है जो कि हमें हेल्प किया एग्जाम में, तभी हम आपको शेयर कर रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, अगर आपको लगता है कि इसको हम और रिफाइन कर सकते हैं तो हमें आप बताओ, हम रिफाइन कर देंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं खुद से करना चाहता हूँ तो खुद से कर लीजिए, अगर आपको इसको डायरेक्टली यूज करना वो भी कर सकते हो। तो आप इस ऐसे उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें कहाँ इशू आ रहा है, उसके बाद हमें वर्क भी करना पड़ेगा। तो हमें इशू आया कि भाई इंडेक्स में हम इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, तो हमने क्या किया, उसको समरी बना दिया और शॉर्ट बना दिया, देखो। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कैसे उसका समराइज किया हमने, पावर्स के लिए सेपरेट एक वो बना दिया, और ऑडिट कमिटीज का अलग से बना दिया। तो अगर आपको चाहिए भाई लॉ में भी मेरे को अच्छा स्कोर चाहिए, तो आपको इसको जरूर रेफर करना चाहिए। एक बार आप इसको यूज करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरे कहाँ पे टाइम जो है मेरा सेव भी हो रहा है, तो सो दैट कि मैं अपने जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उस पर ज्यादा फोकस कर पाऊँ। तो लॉ का हमारा यही स्ट्रेटेजी था कि हम लोअर कॉस्ट को इन सच वे डिजाइन कर ले कि हमारा वो जो 35 to 40 मार्क्स का वो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हम उसमें एटलीस्ट 15-20 मार्क्स उठा पाए, और जो मेन हमारे मार्क्स करेक्ट। उठेंगे वो हमारे 5 सब्जेक्ट से उठेंगे। तो हमारा ये स्ट्रेटजी था सब्जेक्ट वाइज। और नेक्स्ट, नीरज। यस। सो बेसिकली लॉ का जैसे नूर ने स्ट्रैटेजी बताया यही फॉलो किया था। एक नूर ने एक्चुअली एक आइडिया दिया था हमारे अटेम्प्ट के वक्त, वो भी मैं शेयर करूंगा आपसे कि लॉ में ना कुछ कुछ चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है। जैसे सबसे ज्यादा इंटरलिंकिंग है कंपनीज एक्ट में और सेबी में डायरेक्टर्स पार्ट। तो अगर तुम डायरेक्टर्स पार्ट देखोगे ना, तो जब कंपनीज एक्ट का तुम पेज खोलोगे मॉड्यूल का, तो वहां पे एक स्टिकी नोट्स लगाओ कि ये यहाँ से तो रेफर करो, बट अगर ये ऐसे ऐसे कीवर्ड्स रहेंगे तो गो टू सेबी वाला पार्ट, ये इसमें से कंप्लीट नहीं होगा। तो ये दो चार चीजें आप लॉ में और कर सकते हो जहाँ पे इंटरलिंकिंग है। वो इंटरलिंकिंग चाहिए तो हम लोग टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। वो इंटरलिंकिंग आईसीआई मैट में ही इनकॉर्पोरेट कर दो, ताकि एग्जाम में दो दो पेजेस ढूंढने का टाइम ना मिले। ये पेज मिल गया तो इसी पे लिखा रहेगा कि हाँ इसका सेकंड पार्ट XYZ पेज नंबर पे है। तो ये भी हमने एक लॉ में फॉलो किया था। अभी बात करते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी में। तो ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये एक शॉर्ट समरी था हर सब्जेक्ट पे। अगर आपको कोई चैप्टर या फिर कोई सब्जेक्ट पे और डिटेल चाहिए कि इसको कैसे टैकल किया जाए, तो कमेंट कर दो, हम लोग उस पर डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे। और अगर आप एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात करोगे तो 4 घंटे में 4 केस स्टडीज कैसे करनी है। तो आई गेस नूर यू टेल अबाउट कि फिल्टर आउट कैसे किया था हमने केस स्टडी स्टार्टिंग में, तो उसके बाद में आई टेक ओवर। या, तो हमने क्या देखा कि भाई जो हमारा 4 आवर्स का एग्जाम है, उसे 15 जो मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो रीडिंग टाइम है। तो हमने जो 3-4 मंथ्स आईबीएस में इन्वेस्ट किए, तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई अगर अब एग्जाम में हमें सॉल्व करना है, अगर पेपर लेंथी भी आ रहा है, मुश्किल भी आ रहा है, तो हम उसको भी टैकल कर पाए। तो हमने ऐसी एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो जो हम अभी डिस्कस करेंगे कैसी थी स्ट्रेटेजी। तो अगर हम देखें तो हमें जो पेपर है वो 15 मिनट्स पहले मिल जाता है, और उसमें 5 केस स्टडीज होंगी, हमें 4 करनी पड़ेंगी। एक एक वे आउट तो ये है कि आप कोई भी एक केस स्टडी स्टार्ट कर लो और उसका आंसर निकालो, आपको पता लग जाएगा कि सर्व करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बट हमको लगा कि इसमें ज्यादा, अगर कोई केस स्टडी इजी भी आई है 5 में से, तो हमें पता नहीं लग पाएगा कौन सी इजी है केस स्टडी, कि हम स्टार्ट उससे कर ले और हमारे मार्क्स उठ जाए पहले। तो हमने क्या किया, एक सेकंड स्ट्रेटेजी बनाई कि इसको कैसे करें। तो हमने क्या किया, जो 15 मिनट हमें रेडी टाइम मिले थे, हमने उसमें क्या किया, एक जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसका लास्ट पेज होता है ब्लैंक, उसमें हमने लिखा 1 2 3 4 5 जो हमारी केस स्टडीज का नंबर था। और हमने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चंस रीड करने स्टार्ट किए, केस स्टडी नहीं पढ़ी हमने, क्वेश्चंस रीड आउट स्टार्ट करने किए, और लिखा कि भाई कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है, और मैं इस टॉपिक में कंफर्टेबल हूँ या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डीटी का क्वेश्चन आया अपील्स और रिविजन में से, इस बार जैसे May 26 में आया था, तो उन्होंने क्या पूछा था कि भाई ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है और क्या है, और इसमें हम अपील कर सकते नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में हम कंफर्टेबल है क्योंकि हमारे फील्ड ने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो हमने क्या किया, उसमें से जो मैंने समरी बनाई हुई है लास्ट पेज पे, उसमें जाके लिखा कि ये वाली केस स्टडी में से मैं 5 to 6 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकता हूँ।
तो मैंने जो 10 मिनट से पहले वाले उसमें इन्वेस्ट किए और सारे ऐसे प्लॉट कर लिए कितने कितने नंबर मैं इजीली स्कोर कर सकता हूँ। मे बी वो आपको बाद में पता लगे कि मैं इतने स्कोर नहीं कर पा रहा, बट आपको एक इनिशियली आपको पता लगना चाहिए मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो मेरे को उसमें 10 मिनट्स लगे थे हमें कि हमने वो प्लॉट कर लिए और हमने समझ किया कि भाई ये केस स्टडी मेरे लिए बहुत सही रहेगी अगर मैं इसको पहले अटेम्प्ट करूँ। तो फॉर मी इट वॉज केस स्टडी नंबर 3 जो कि बहुत ईजी आई थी और ट्रैक क्वेश्चन थे उससे। तो मैंने क्या किया, केस स्टडी नंबर 3 को भाई शॉर्टलिस्ट किया, पहले पहले ये सॉल्व करूंगा। मैंने क्या किया, जो मेरी रीडिंग टाइम मेरे 5 मिनट मेरे पास अभी बचे थे, तो मैंने क्या किया, वो केस स्टडी रीड करनी स्टार्ट कर दी। और जो मैं केस स्टडी रीड करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए, फटाफट क्वेश्चन आप एक गो थ्रू कर लो कौन से टॉपिक में से है। और अगर आप केस स्टडी रीड कर रहे हो तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज इटसेल्फ, बिकॉज आईसीआई ऐसा करता है, अगर आप पैराग्राफ वाइज जाओगे, मे बी जो थर्ड पैराग्राफ में कंटेंट दिया हुआ है वो फर्स्ट पैराग्राफ को भी रिलेट कर रहा है, और जो उसका आंसर है वो हम्म। बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जेन 26 में क्वेश्चन था रेस्टोरेंट सर्विस पे, उन्होंने यस। फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था कि भाई कॉम्पोजिशन में जा रहा है वो, बट जो पूरा आंसर है वो पूरा चेंज हो गया उसकी वजह से। तो आई विल सजेस्ट आप स्टार्टिंग से रीड करना स्टार्ट करो और साथ साथ क्वेश्चन करते जाओ। जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, आपको पता लग जाएगा इसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं आया। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो नेक्स्ट पैराग्राफ शिफ्ट हो जाओ, अगर क्वेश्चन आया है तो साथ में उसको सॉल्व कर दो, अभी आंसर शीट मत उठाओ। आप सारा पूरा केस स्टडी सॉल्व करो और सारे आंसर जैसे एमसीक्यू है तो वहीं पे टिक मार दो कि मेरा ये आंसर है, ऐसे सॉल्व करूंगा। और जो थ्योरी के जो 3 क्वेश्चन आएंगे, जो डिस्क्रिप्टिव है उसका मार्क कर दो, ये मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल खोलो। और जब आपके सारा श्योर हो गया, पूरी केस स्टडी पढ़ लिया है, तब आंसर लिखना स्टार्ट करो। वरना क्या होता है कि हमें एक आंसर मिल जाता है, हम वही लिख देते हैं, पर पूरी केस स्टडी नहीं पढ़ते। बाद में पता लगता है कि लास्ट पैराग्राफ में ये बोल दिया, वो पूरा आंसर चेंज हो गया। वो आपके 15-20 मिनट वहां पे सारे खराब हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आईपीएस के लिए, 4 घंटे के लिए। और आप ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओगे, सारी केस स्टडी ऐसे सॉल्व करोगे, तो मे बी मेरे को 45 to 50 मिनट लगे थे पर केस स्टडी, और बाद में मेरे को रीडिंग टाइम भी बच रहा था। मतलब जो बाद में पेपर लिखा मैंने, उसको मैंने रिवाइज किया अच्छे से। तो आपको जो 4 आवर्स है वो ध्यान से स्ट्रेटेजाइज करने पड़ेंगे, सो दैट हम उसको अच्छे से हमारा प्रेजेंटेशन भी हो पाए और आंसर्स भी एक्यूरेट निकले। करेक्ट। सो यस, आईबीएस में वन मोर थिंग कि देखो, एक्यूरेसी इज द की। जैसे नूर ने बोला, जो जैन 26 में क्वेश्चन आया था, वो पहले पैराग्राफ की एक लाइन से पूरा आंसर चेंज हो गया। अगर आपने 2 मिनट और एक्स्ट्रा डाले रहते तो आपका 2 मार्क का में भी क्वेश्चन छूट जाता, लेकिन ये जो 6 मार्क का क्वेश्चन है ये आपका करेक्ट हो जाता। तो यही है कि अगर आप 90 मार्क्स का भी आईबीएस में अटेम्प्ट करते हो विथ 90% एक्यूरेसी, तो भी आपके 81 मतलब काफी अच्छे नंबर्स बनेंगे। जबकि अगर आप 100 मार्क्स विथ 70% एक्यूरेसी करोगे तो वो कम हो जाएंगे थोड़े। तो आईबीएस में ये डिटेल रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, एक केस स्टडी को 50 मिनट से ऊपर नहीं देना है। 50 मिनट में अगर वो केस स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ है लिख के, तो वो छोड़ दो, नेक्स्ट केस स्टडी पे मूव ऑन करो। लास्ट में एम्पल टाइम बचेगा कि आप पूरा केस स्टडी वापस से देख लो। बट अगर आपने ये किया कि 1 घंटे के ऊपर जा रहा है एक केस स्टडी, तो एंड एंड में जब केस स्टडीज बाकी के आएंगे तो आप पैनिक कर जाओगे कि यार टाइम कम बचा है और केस स्टडीज ज्यादा बची है। उसमें आपका एक्यूरेसी भी इम्पैक्ट हो सकता है काफी। अभी जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने अगर केस स्टडी 1 चुना और उसमें अगर सब्जेक्ट पूछे है एएफएम, आईडीटी, एफआर, और अगर आप कोई आईडीटी का क्वेश्चन कर रहे हो तो मेक श्योर अगर एमसीक्यू में आईडीटी का 1-2 क्वेश्चन है या फिर उसके साथ साथ थियरी में 1 आध क्वेश्चन है, तो आप पहले पूरा आईडीटी कंप्लीट करो। आप ऐसा नहीं करो कि एमसीक्यू 1 आईडीटी है तो पहले आईडीटी का मॉड्यूल खोला, फिर एमसीक्यू 2 एफएम है तो एफएम का मॉड्यूल खोला। तो ऐसे नहीं, अगर आप आईडीटी खोल रहे हो तो एमसीक्यू 1 आईडीटी का होना चाहिए, वापस एमसीक्यू 4 भी आईडीटी का है तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए। थियरी में अगर 1 आधा क्वेश्चन आईडीटी का पूछा है तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए। एंड आईडीटी एज अ सब्जेक्ट वो केस स्टडी के लिए फिर क्लोज होना चाहिए। उसके बाद में डायरेक्ट नेक्स्ट केस स्टडी पे मूव ऑन करोगे। इससे वो एक फ्लो बन जाएगा सब्जेक्ट वाइज कि हाँ ये सब्जेक्ट है, तो वो हल्लू हल्लू अपना ब्रेन भी वैसे काम करने लग जाता है। ये है ओवरऑल एग्जाम स्ट्रेटेजी आईबीएस का। आई गेस जो समरी वीडियो हम लोग इंटेंड कर रहे थे आईबीएस के लिए वो ये बेस्ट बन चुका है। अगर आपको इसमें कोई एडिशनल चीजें चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट करो। सो आई एम डन विद दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। नूर, इफ यू हैव समथिंग टू ऐड या फिर टू कम्युनिकेट, यू गो अहेड नाउ। हाँ, तो जैसे आईबीएस का हमने पूरा डिटेल बता दिया, हमारा क्या स्ट्रेटेजी था। ये स्ट्रेटेजी हमने अपने सीनियर से डिस्कस किया, तब जाके ये स्ट्रेटेजी हमारा बना। अगर आपको लगता है कोई भी सब्जेक्ट में हमें ये टॉपिक में इशू आ रहा है आईबीएस में, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर आप टेलीग्राम में जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको सब बता देंगे कि हमने कैसे किया था और आप कैसे कर सकते हो बढ़िया से। तो हमारा मोटिव क्या है, हमने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी हमारे लिए वो बेस्ट रही। अगर आपको स्टडीज से हेल्प हो रही है तो एक एडवांटेज आपके लिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है हमसे पूछो, हम वी विल बी हैप्पी टू आंसर इट। ओके, सो डेफिनेटली। या या
सो गाइज थैंक यू सो मच, डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। हम लोग इंस्टा, लिंक्डइन, टेलीग्राम सब पे बहुत एक्टिव रहने वाले हैं। तो आपको कोई भी डाउट्स आए, कोई भी प्लेटफॉर्म जिससे आप कंफर्टेबल हो उस पे डाउट्स पूछो। अगर आपको लगे कि कोई एडिशनल वीडियो चाहिए वो बताओ, हम लोग वो वीडियो भी लाएंगे। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। ये तो आपको अटेम्प्ट के बाद तो बहुत ज्यादा समझने वाला है, बट अभी भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाउ मच दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। So yeah, thank you so much. Do refer this video to your juniors or friends and everyone. Thanks. Yeah, yeah. Thanks everyone.